एक्सरसाइज 13.3 उसमें हम दो तीन चीज़ें बेसिकली पढ़ते हैं, उसके बारे में पहले जानते हैं। बेस थ्योरम, उसमें दो तीन कुछ टॉपिक हैं, जैसे आपके आएगी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस। तो पहले इसको देखते हैं क्या होता है। देखो, कोई भी सैम्पल स्पेस अगर है तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बेसिक सी बात है। तो उन इवेंट से मिलकर ना एक ऐसा सेट बनेगा जो रिप्रेजेंट करेगा क्या, उस सैम्पल स्पेस का पार्टीशन। इसमें कुछ दो तीन बातें हैं, बेसिकली तीन बातें वो फॉलो करनी चाहिए। वो कौन कौन सी होती हैं वो ध्यान से देखिए। तो इसकी जो डेफिनेशन है ना वो देखिए क्या होगी। ए सेट ऑफ इवेंट्स E1 कॉम आपका हो जाएगा E2 E3 so on to En is said to represent a partition of the सैम्पल स्पेस। उसको अगर हम S कह रहे हैं तो इफ, तो तीन बातें फॉलो करेगा। पहला देखिए क्या होता है, जो आपके इवेंट्स हैं E1 E2 E3 En तक जितने भी हैं वो सभी डिसजॉइंट होने चाहिए। मीन्स EI इंटरसेक्शन EJ, ये हमेशा आपका फाई आना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। यानी सारे जो इवेंट्स हैं एक दूसरे के डिसजॉइंट होने चाहिए, या आप बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है वो देखिए, ये होगा आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मीन्स इसका मतलब क्या है, E1 यूनियन E2 यूनियन सो ऑन अप टू En, ये सारे इवेंट्स का यूनियन मिलके सैम्पल स्पेस के बराबर आना ही चाहिए। यही कंडीशन तो होती है किसकी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। तो यानी कि ये सेट आपका एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए। एक थर्ड कंडीशन और बच गई है, वो क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यानी सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपकी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसके बेसिस पे आपकी इस पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस के बेसिस पे आपके दो थ्योरम, एक बेस थ्योरम आएगी आगे, एक आएगा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उन दोनों को हम प्रूफ करेंगे। हालांकि आपके ये एग्जाम में प्रूफ का कभी पूछेगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर टॉपिक समझ में आपको आ गया है तो फिर क्वेश्चंस इनके बेसिस पे आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसकी पहली स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है, फिर इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको बस यही याद रखना है, प्रूफ इतनी आपको उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे कहता है लेट E1 E2 so on up to En, ये कोई सेट है इवेंट्स का, बी ए पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस S। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ पार्टीशन की। लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद सैम्पल स्पेस S, देन यानी ए कोई भी इवेंट होगा जो S से एसोसिएट होगा, सैम्पल स्पेस में होगा, तो उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, वो हमको बतानी है। यानी कि PA इक्वल टू होगा PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस PEN इंटू PA अपॉन EN। या इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबका देखो एडिशन है ना, जोड़ है, तो समेशन लिख दिया I फ्रॉम 1 to N PEI इंटू PA अपॉन EI। जितने भी यहाँ पे इवेंट्स होंगे उसके हिसाब से हम समेशन कर देंगे। तो बेसिकली बस आपको याद रखना है, जो ए इवेंट है वो भी सैम्पल स्पेस से जुड़ा हुआ है, और ये आपका पूरा सेट जो इवेंट्स का है पार्टीशन है। तो आपको बस ये आपको याद रखना फॉर्मूला, इससे हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ पहले कि प्रूफ ये हम इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बनाते पहले सैम्पल स्पेस। ठीक है, ये मान लो कोई भी सैम्पल स्पेस है, इसमें जो आपका ये इवेंट्स का सेट है कुछ इस तरीके से मान लीजिए। पहले मान लीजिए कोई सेट ए है ना, एसोसिएटेड विद सैम्पल स्पेस। ठीक है, ये हमने सेट ए बना दिया। फिर E1 देखो कैसे होगा,
मान लीजिए E1 कहीं ऐसे है, ये E1 है, उसके बाद ये मान लीजिए ये E2 है, उसके बाद ये मान लीजिए आप यहाँ से ऐसे E3 मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए आप En, इसको En मान लीजिए, ये आपका E3 बच गया यहाँ पे कुछ और होगा E4, कुछ ऐसे अप टू ये चलते रहेंगे। तो ऐसे ये जो A है एसोसिएट होगा सैम्पल स्पेस से, E1 E2 E3 ऐसे इसमें सैम्पल स्पेस में इवेंट्स कुछ हैं। अब देखिए हमको स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, जो ये इवेंट्स का सेट है इसको पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस बोला गया है। तो इसका मतलब देखो क्या है, जो आपकी ये दूसरी वाली कंडीशन है ये फॉलो होगी ना, यानी कि सैम्पल गिवन होगा एक प्रकार से, सैम्पल स्पेस किसके बराबर होगा आपका, देखो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन सो ऑन अप टू En। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरा क्या है, ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी डिसजॉइंट वाली, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी E1 E2 आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, देखो कुछ पोर्शन कॉमन है नहीं, कॉमन नहीं है ना इसमें, देखो ये वाला ना मैंने इसमें निकाल दिया है, ये आपका यहीं तक होगा, यानी केवल ये वाला आपका E4 होगा, ये ऐसे यहाँ से En हो जाएगा। ठीक है, तो डिसजॉइंट होंगे हर एक जो इवेंट्स हैं। तो यानी कि मैं इसको लिखो या मत लिखो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है क्योंकि ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए जो ये इवेंट ए है, ठीक है, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूँ उस पूरे सैम्पल स्पेस के साथ, देखिए 4A, अगर मैं क्या निकाल लूँ A इंटरसेक्शन S, तो किसके बराबर आएगा ये, देखो ए तो छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि ए खुद एक इवेंट है तो हर किसी के साथ ये यहाँ पे एसोसिएट है, तो एक प्रकार से क्या होगा, इनका जो कॉमन पोर्शन होगा एस ए का वो खुद ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए तो बहुत स्मॉल है एस के कंपेरिजन में। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इस एस को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से वैल्यू उठाइए और एस की यहाँ पे डाल दीजिए, तो एक वजह देखिए ध्यान से, ये बनेगा आपका ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन सो ऑन अप टू यूनियन En, और इक्वल टू आपका ए के है। उसके बाद देखिए अब ध्यान से, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ना सबके साथ लगा देता हूँ, यानी कि आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E3। ठीक है, इसको मैं इस पर फैला देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन E1, ठीक है, ये बन जाएगा, यूनियन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन E2, उसके बाद क्या होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन E3, यूनियन होगा अप टू ए इंटरसेक्शन En, और ये सारा कुछ बराबर चल रहा है ए के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे लगा देता हूँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या लगा देता हूँ प्रोबेबिलिटी, वो अगले स्टेप में देखिए, मान लो मैं यहाँ पे लगा दूँ प्रोबेबिलिटी ऐसे, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा आपका ये यूनियन ए इंटरसेक्शन En, और इधर भी लगा देता हूँ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, PA, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपका यूनियन होता है ना, जब प्रोबेबिलिटी को मैं हर किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है, तो ये प्लस का साइन देगा, यानी अगला स्टेप आपके पास क्या जाएगा, वो ध्यान से देखिए, ये होगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस P ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस P ऑफ ए इंटरसेक्शन En, ये इक्वल टू होगा P ऑफ ए के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या जानते हैं, देखो आपने मल्टीप्लिकेटिव रूल पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी का, या मैं कह लूँ आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी। आपको मैं थोड़ा याद दिला दूँ क्या है, अगर मान लीजिए ए और बी दो कोई भी इवेंट हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ PA/B निकालिए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने को बोलूँ PA इंटरसेक्शन B, तो आप क्या बोलोगे, PB इंटू PA/B, यही बोलोगे ना। तो यही तो है मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, बस इसकी वैल्यू निकालनी होगी। यानी कि देखो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे ये बने हुए हैं ना, इन सब की वैल्यू ऐसे निकालिए।
आपके पास ए और E1 है, जैसे ए बी है, इसमें ए और E2 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब मैं ये लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अब स्टेप क्या बनेगा, तो पी ए क्या बनेगा आपका, देखिए ध्यान से। पी ऑफ ए आपका बन जाएगा, देखो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा P(E1), ठीक है, जो नीचे होगा ना, जो दूसरा होगा P(E1) इंटू पी ऑफ ए अपॉन E1। ऐसे इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, देखिए ध्यान से, प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ए अपॉन E2 प्लस सो ऑन अप टू P(En) इंटू पी ऑफ ए बटे En। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यानी हमने हर एक इस प्रोबेबिलिटी, जो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी है, हर एक को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो यहाँ से पी हमारे पास ये निकल के आ चुकी है। अब आपने स्टेटमेंट अगर देखोगे ध्यान से पी की, वो यही तो थी, देखो ये, देखो सेम है कि नहीं है, यानी हमने इसको प्रूफ कर दिया है। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो वैसे तो आपको नहीं बोलेगा कभी प्रूफ करने के लिए, लेकिन बस थोड़ा समझ में आपको आना चाहिए, आप क्वेश्चंस करोगे इसके बेसिस पे, इसलिए मैंने ये करा दिया आपको। चलिए अब बेस थ्योरम भी कर लेते हैं। कहता है इफ़ E1 E2 so on up to En are n non empty events which constitute a partition of a sample space S, then, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना होगा। इसको मैं समझाता हूँ कैसे ये आप यूज़ करोगे। देखिए E1 E2 En आपको पहले बोल दिया पार्टीशन है सैम्पल स्पेस S का, तो यहाँ से क्या होगा, P E I अपॉन ए, आई आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में बोलेगा आपको, तो उसके हिसाब से देखना होगा। तो P E I अपॉन ए इक्वल टू होगा P ऑफ E I इंटू पी ऑफ ए अपॉन E I, और इस पूरे के अपॉन में क्या होगा, जो अभी आपने टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी में निकाला है ना, P ऑफ ए, ये वही स्टेटमेंट है। ठीक है, समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 to n पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई। आई यहाँ पे आपका 1 से लेके n तक हो सकता है, यानी इवेंट आपके 1 मान लो 3 इवेंट हुए, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री, तो वहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं वो देख लीजिए। आपको बेसिकली याद रखना है, बस क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है वो आपको आना चाहिए। देखो मैं इसको उठाता हूँ सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और देखो आपने पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। देखो मान लीजिए अगर ए और बी दो कोई भी नॉन एम्प्टी इवेंट हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ पी ए अपॉन बी निकालो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होगा, है ना, यानी यहाँ से पी ए अपॉन बी ऐसे बनेगा। तो अगर मैं ऐसे ही ई आई अपॉन ए लिखूँ, ठीक है, इसकी तरह, तो कैसे बनेगा वो देखिए ध्यान से। मैं इसको उठाता हूँ, पी ई आई अपॉन ए, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा बाई फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसके हिसाब से देखिए इसको मैं कैसे खोलता हूँ। ये आपका हो जाएगा पी ई आई अपॉन ए इक्वल क्या होगा, पी ई आई इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो नीचे हमको चाहिए था वो तो आ चुका है, क्योंकि पी ए आपका इसी के बराबर होता है। अब इसको ये बनाना है। अब ध्यान से देखिए, पी ई आई इंटरसेक्शन ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पी ए इंटरसेक्शन ई आई, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन तो सेम होगा, अपॉन में पी ए। इसको ऐसे रहने दो, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्या वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू और निकाल लो मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से। वो क्या होता है वो देख लीजिए। देखो बाई मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, देखिए ध्यान से, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन आई क्या बनेगा, देखो ऐसे आप निकालो ना, यही तो है मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो हमको अगर ये चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे पढ़ो, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, पी ए अपॉन बी इंटू पी बी, बी की जगह क्या है, ई वन है, तो पी ऑफ ए अपॉन ई वन इंटू पी ई वन, ये हो गया ना। बस इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, तो लिख दोगे
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हैंस क्या होगा, पी ई आई अपॉन ए इक्वल टू किसके हो गया, देखो ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर हो गया, यहाँ से इसके पी ई आई, इसको आई लिखो, इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई आई, अपॉन में पी ए। ठीक है, इसको अब क्या लिख दूंगा मैं, पी ए को, यही तो है पी ए, ये आपने अभी किया है, तो बस होगी आपकी ये बेस थ्योरम प्रूफ। इस स्टेप में बस इसको लिख दो पी ए को, समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई। ठीक है, तो ये आपकी बेस थ्योरम है। आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है, क्वेश्चंस में कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है बस वो आपको आना चाहिए। फिर चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चंस को हैंडल करोगे तो उसमें बेस थ्योरम लगानी है या फिर टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना है, ये आप कैसे जान पाएंगे। तो उसकी एक पहचान देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, कि अगर क्वेश्चंस में ऐसे आपको दिया होगा ना कि गिवन बॉल इज़ रेड, है ना, या गिवन बॉक्स इज़ ऑफ ऑरेंज, यानी कि उसमें एक चीज़ आपको दी हुई होगी कि जो निकली है चीज़ वो इस रंग की है या वो है, तो आप ये बताइए कि वो कौन से बैग से, कौन से अर्न से, कौन से कंटेनर से निकली है, फर्स्ट से निकली है, सेकंड से, थर्ड से, ऐसे पूछेगा वो आपको कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि फर्स्ट से निकली है, तो वहाँ पे आप लगाओगे बेस थ्योरम। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो बात को कि जहाँ भी ये चीज़ें आपको दी हुई होंगी बस ये पूछा होगा कि फर्स्ट से निकली है, सेकंड से, थर्ड से, ये बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वहाँ पे लगाओगे बेस थ्योरम। वरना आप सिंपल लगाओगे टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी सिर्फ पी ए लगाओगे। तो उससे पहले आप इवेंट्स को डिफाइन करोगे क्वेश्चंस पढ़ के, E1 में क्या माना है, E2 में क्या है और ए में क्या। ए में हमेशा वही मानेंगे जो उसने पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हम पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा। कहता है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। अब देखिए क्या कहानी इसमें हुई है। एक अर्न है जो कि 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स को ले रखा है, ठीक है उसने, तो 10 बॉल उसमें टोटल हैं। उन 10 में से एक बॉल आपकी निकाली गई रैंडमली, इसका कलर नोट कर लिया गया और वापस रिटर्न कर दी गई अर्न में। समझे मेरी बात को, हो सकता है रेड निकली हो या ब्लैक निकली हो, कलर उसका नोट कर लिया और वापस से उसी में डाल दिया, तो फिर से उसमें 10 ही बॉल है। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, तो जो पहले निकली थी बॉल जिस कलर की, उसी कलर की 2 बॉल उसमें और डाल दी गई, यानी 12 बॉल वहाँ पे अब हो चुकी हैं। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन, अब एक बॉल निकलेगी, वो 12 बॉल से निकलेगी, ध्यान से सुनना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड, तो जो बॉल निकलेगी सेकेंड वाली वो रेड बॉल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब इसको करते हैं, देखो ध्यान से। अब इसमें लगेगा आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो उसमें बेसिकली पी ए, तो पहले हम ए डिफाइन करेंगे कि ए क्या होगा। देखो ए जो उसने पूछा वही होगा, क्या है, सेकंड बॉल इज रेड, ठीक है। E1 में क्या मानेंगे हम, E1 में मान लो जो पहली बार बॉल निकली है ना, ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, इट्स कलर इज नोटेड, यानी फर्स्ट ड्रॉन बॉल, यहाँ पे ड्रॉन आप ले सकते हो, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, ऐसे फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। E2 में आप मान लीजिए फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, क्योंकि ब्लैक की हो सकती है, पहली बार में जो बॉल निकली है वो ब्लैक हो सकती है, रेड भी, लेकिन सेकंड बॉल में रेड की पूछी है, तो हम हमने ये इवेंट्स डिफाइन कर लिए हैं। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना पी ए, ठीक है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमको इसमें अप्लाई करना है। क्या कहता है, देखो आप क्या लिखोगे, पी ए क्या होता है आपका, देखो ये होता है आपका पी E1 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E1 और प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E2। अगर 2 ही इवेंट हमारे पास हैं तो यहाँ तक एक्सपेंड हो जाएगा ये। देखो आपको मैंने उसका रिजल्ट कराया ना बेस थ्योरम का, देखिए यहाँ पे यही तो है वो, ये वाला है ना, यही तो पी ए है, तो आई क्या है, 1 से लेके 2 तक आपका है, ठीक है, तो समझ में आ गया हो गया। अब हमको बस ये चीज़ें निकालनी है, पी E1 क्या होगी, पी E2 क्या होगी, पी ए अपॉन E1, पी ए अपॉन E2।
अब देखिए ध्यान से, अगर ये एलिमेंट ये E1 है तो यहाँ से मैं PE1 क्या बनाऊंगा। देखो फर्स्ट राउंड बॉल इज रेड, यानी पहले आपके पास टोटल 10 बॉल थी, इसमें से 5 रेड थी और 5 क्या थी, ब्लैक थी। तो पहली बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 5/10, 5/10 यानी कि 1/2। ठीक, फिर निकालो PE2, फर्स्ट राउंड बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक की भी यही बनेगी आपकी 1/2। ठीक है, PE1 PE2 हमारे पास निकल के आ चुका है। PA/E1 देखिए ध्यान से ये क्या होगा, और PA/E2 देखो PA/E1, इसका मतलब क्या है सुनिए ध्यान से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह ये बिल्कुल, कि अगर पहले क्या होगा, ये कहानी होगी, यानी फर्स्ट डाउन बॉल रेड हुई तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि सेकंड बार जब बॉल निकालेंगे वो रेड हो। अब मान लीजिए देखो पहली बार अगर रेड निकली होगी, है ना, तो हमने फिर से 2 बॉल उसमें रेड ही डाली होंगी, यानी ये बन जाएंगी फिर से 12, है ना, 12 बन चुकी होंगी, और रेड 2 कहीं तो ये 7 बन चुका होगा। तो ये क्या बनेगी, PA/E1 बन जाएगी आपकी 7/12। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। उसने बोला था ना कि जो निकलेगी जिस कलर की बॉल उसी की हम 2 बॉल डालेंगे, और फिर से PA/E1 का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी बताइए सेकंड बॉल रेड निकले अगर फर्स्ट बॉल आपकी रेड निकली थी तो। ऐसे ही PA/E2 निकाल लीजिए, इसका मतलब क्या बना, सेकंड बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए अगर पहली बार में आपकी ब्लैक बॉल निकली हो तो। अब देखिए अगर ब्लैक बॉल निकली होगी तो ब्लैक कलर की ही 2 बॉल इसमें डालेंगे, यानी कुल तो आपकी 12 बनेंगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप रेड मत ले लीजिए, यहाँ पे आपको ब्लैक ही लेनी है, तो ब्लैक तो आपकी मतलब रेड ही लेनी है, सॉरी ब्लैक नहीं लेनी। ठीक है, कभी आप ये कर दो 7/12, क्योंकि जब 2 बॉल ब्लैक की जाएंगी तो ये भी 7 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको रेड ही रखनी है। देखो रेड तो आपकी 5 बचेंगी, क्योंकि जो 2 बॉल आपने डाली है वो ब्लैक की डाली है ना इसमें, क्योंकि इसने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड बॉल इज ड्रॉन रेड व्हेन फर्स्ट ड्रॉन बॉल वाज ब्लैक। तो रेड की पूछी तो रेड तो यहाँ पे भी 5 होंगी। तो बस यह काम आपको करना है। अब सीधे ये चारों वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ चुका होगा। चलिए निकाल लीजिए PE1 है 1/2 इंटू A/E1 आया आपका 7/12 प्लस PE2 भी 1/2 था और PA/E2 आया आपका 5/12। देखो यह क्या बनेगा आपका 7/24 प्लस 5/24। इसको आप सॉल्व करोगे, 24 लोगे एलसीएम, तो ऐसे 7 + 5 तो आपका बन जाएगा 12/24। कट करोगे आप तो 1/2, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। कहता है ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red। देखो इसको आप मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या कहानी हुई है। 2 बैग आपके पास है, ठीक है, 2 3 कितने भी होंगे तो उनको आप मानोगे E1 E2 E3 ऐसे इवेंट। सबसे पहले तो बैग हो, कंटेनर हो, अर्न हो, कुछ भी हो, बॉक्सेज हो, ठीक है। उसके बाद द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दी हुई होगी कि जो चीज़ निकाली गई है वो ऐसी पाई गई है, तो समझ लो बेस थ्योरम लगेगी। ठीक है, अब बेस थ्योरम होते क्या है वो आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करोगे आप, E1 E2 इवेंट डिफाइन करोगे। E1 मतलब फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, E2 मतलब सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। उसने बोला है ना उनमें से एक बैग सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, फिर ए आप क्या डिफाइन करोगे, ए में कुछ डिफाइन होगा द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड, जो कि रेड होगी। ठीक है, तो जो भी फाउंड आपका हुआ करेगा उसमें जो भी वो आपको बताना होगा PE। ठीक, अब देखिए बेस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, अभी मैंने आपको बताया है क्या होती है। देखो PEI/A इक्वल टू होता है आपका PI इंटू P/A/EI, अपॉन में होता है समेशन I फ्रॉम 1 to n PEI इंटू P/A/EI। यहाँ पर I आपका 1 to अप टू n तक होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने क्वेश्चन में देखिए, पहले आप E1 क्या बनाओगे। देखो E1 को मानोगे आप फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, अगर पहला बैग चुन लिया गया हो। E2 में क्या मानोगे,
सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब हमको देखो ध्यान से बताना क्या है, दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यानी इस चीज़ को ये बनाना है जो उसने पूछा है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। द बॉल ड्रॉन मतलब जो बॉल हमको रेड पाई गई है, तो यानी ये जो चीज़ है वो रेड है, तो आप ए को क्या डिफाइन करोगे, ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, अब ये हमको निकालना है। अब ये भी हमको पता है PA/E1 PA/E2, ये कैसे पता चलेगा, ये हम कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको ये बोलूँ PA/E1, इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ पहले हो चुकी है, यानी कि बैग फर्स्ट सेलेक्ट हो चुका है, उसमें से अगर आपकी रेड बॉल आ रही हो तो वो बताइए, है ना। देखो ये क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी इसकी, फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है, 4 है, और उस बैग में टोटल कितनी है, 8। ठीक है, तो 4/8 हो जाएगी ना, ये कट के क्या जाएगा 1/2, है ना, सिंपल। ऐसे आप निकाल लीजिए PA/E2। सेकेंड बैग सेलेक्ट होगा पहले, उसमें से रेड बॉल अगर आए तो सेकेंड बैग में रेड बॉल 2 हैं, टोटल आपके पास 8 हैं, तो यहाँ से बनी 1/4। अब आपको PE1 PE2 और निकाल लेनी है। देखो PE1 क्या बनेगा आपका, फर्स्ट बैग सिलेक्टेड, देखो बैग अगर 2 हैं तो 2 में से अगर एक बैग सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1/2 होगी। ऐसे PA/E2 सेकेंड वाला बैग है, टोटल 2 बैग हैं तो 1/2, बस हो गया काम आपको। अब आप लिखोगे बाई बेस थ्योरम। देखो ध्यान से, हमको क्या निकालना है, PE1/A निकालना है। देखो यही ये बनेगा आपका क्या, दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हाँ ठीक है, पहले ये काम हो गया, यानी कि जो बॉल आपकी है वो रेड, ड्रॉन बॉल रेड है। अब ये बताइए कि वो पहले बैग से निकली है, समझ में आया ना। तो PE1/A निकालना है। क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो ये बनेगा PE1 × PA/E1। अपॉन में क्या आएगा, आप ध्यान से समझिए, एक तो ये आ जाएगा आपका ऊपर का सीधा नीचे A/E1, प्लस में क्या आएगा, देखो PE2 × P/A/E2। ठीक है, ये हम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, बस इसकी वैल्यू अब आपको डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये हमने सारी वैल्यू निकाल के रख ली हैं। PE1 क्या है, 1/2 गुना PA/E1 क्या है, देखो 1/2 है, अपॉन में क्या होगा, PE1 1/2, PA/E1 1/2 प्लस PE2 क्या है 1/2 है, इनटू में PA/E2 ये आपका 1/4 है। इसको सॉल्व करो, देखो 1/2 × 1/2 क्या जाएगा 1/4, यहाँ पे क्या होगा, ये 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए आप। 1/4 तो ऊपर लिखो, इसको यहाँ पे ले लो LCM, तो 8 LCM होगा, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से बनेगा 1। ठीक है, ये क्या बनेगा, आप देखो 1/4 अपॉन में 3/8, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/4 × में 8/3, 4 से 2 टाइम कट जाएगा तो 2/3, ये आपका राइट आंसर होगा। होप कि समझ में आएगा क्वेश्चन। तो बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये पहचानना है, बेस थ्योरम लगानी है या फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली।